आज हम लोग कक्षा 11 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं ना। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना। सबसे पहली बात इसमें हमको समझना है कि एटम कहते किसे हैं या परमाणु होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि धरती पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो बिना एटम के बना हो। ठीक है, हर छोटे से छोटा कण किसका बना है? एटम का। एटम की संरचना पढ़ने के लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार संरचना पढ़ लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि एटम होता क्या है। तो एटम कुल मिला के एक सर्कुलर एनर्जी है, ठीक है, जिसके पास खुद का मास होता है, खुद का भार होगा, वजन होगा, और उस वजन में दो लोग बैठे होते हैं, P और N। P का मतलब प्रोटॉन से होता है और N का मतलब न्यूट्रॉन से होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज होगा और N मतलब न्यूट्रल चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इसके बाहर ये जो एरिया दिख रहा है, इसमें बैठा होता है इलेक्ट्रॉन। कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन। और कक्षा 12 तक के सिद्धांतों के अनुसार हम यह मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने परिपथ में, अपने रास्ते में घूम रहा है। जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी, या पृथ्वी के चारों तरफ चांद, या सूरज के चारों तरफ दूसरे ग्रह जैसे चक्कर लगाते हैं, वैसे ही पूरे एटम या नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। उसका परिपथ कैसा है? अभी सीधा, लेकिन बाद में पढ़ेंगे कि ये जिगजैग कंडीशन में चलता है। बाद में का मतलब कि आगे की पढ़ाई में। बाकी नॉर्मली हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने परिपथ में घूम रहा है, अपने ऑर्बिटल में बैठा होगा और एक ऊर्जा के साथ चलता है। तो हमको अगर देखना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई केमिकल है, जैसे मान लेते हैं कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक लिखते हैं ना, कितना? 6। इसका जो 6 नंबर लिख रहे हैं, इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए 6 लिखे हैं। मगर सच्चाई ये है कि ये जो क्रमांक वाला नंबर लिखा गया है, ये लिखा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को लेकर के। किसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि प्लस वाला चार्ज। यानी किसी एटम के अंदर जितना प्लस होगा वही उसका क्रमांक। ठीक है इतना। दूसरा, हमारे पास n है, ये साथ में दोनों रहते हैं, P प्लस N, और ये रहते हैं सेंटर में, जैसा कि यहाँ हमने दिखाया है। यहाँ P रहेगा प्लस में N रहेगा, इसीलिए भार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वजन। क्रमांक किस पे डिपेंड कर रहा था? केवल P पर। द्रव्यमान किस पे डिपेंड करेगा? P प्लस N पर। यानी जो परमाणु क्रमांक होता है, क्रमांक, वह किस पे निर्भर कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। लेकिन जो भार है, जिसे हम कहते हैं परमाणु भार, कहते हैं ना अणु भार, वो किस पे निर्भर करेगा? P प्लस N पे। इसीलिए लगभग केमिकल का P अगर 6 है, यानी क्रमांक कितना? 6 है, तो भार लगभग डबल होता है, क्योंकि बराबर बराबर दो लोग मिल रहे हैं। लेकिन ये फिक्स नहीं होता है कि न्यूट्रॉन कितना होगा, हो सकता है डबल भी हो सकता है कम भी हो। इसलिए कुछ का, जैसे कार्बन का एक हम मान लेते हैं कि 12 के लगभग कुछ आता है परमाणु भार। कार्बन में एक और प्रकार होता है जिसका 13 आता है, और कार्बन में एक और होता है जिसका 14 आता है। 3 प्रकार के कार्बन पढ़ते हैं, समस्थानिक वाला जो पढ़े थे। वैसे ही बहुत सारे केमिकल है, जैसे क्लोरीन का हम लोग पढ़े होंगे, एटॉमिक नंबर कितना है? 17। डबल के हिसाब से इसका 34 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कितना होता है? 35 दशमलव कुछ और भी होता है आगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं है कि परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक। अब दूसरी बात अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के पास कितना भार होगा, अगर वो सेंटर में डिपेंड कर रहा है, तो सबसे भारी जो वस्तु है या भारी जगह है पूरे एटम का, वो सेंटर ही होगा, स्थायी होगा। लेकिन हमने बताया था कि ऐसे बहुत सारे खोज हैं जिनमें ये पता चला है कि जो सेंटर वाला पार्ट है वह भी अपने उसी जगह पे वाइब्रेशन करता रहता है। एक बार पहले बता चुके हैं, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट मतलब कंपन कर रहा है। घूमने का मतलब ऐसे पूरा सर्कुलर नहीं घूम रहा। जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि सूरज के साथ साथ जैसे पृथ्वी घूम रही है, वैसे ही सूरज भी घूम रहा है, लेकिन अपने स्थान पे घूम रहा है। वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ होता है। इसको ना आगे चल के, अभी जब स्टार्ट किए हैं, लेकिन आगे पढ़ोगे तो इसे सौरमंडल मॉडल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सौरमंडल मॉडल, क्योंकि यह पूरा सूरज की तरह तो काम कर रहा है। बीच में सूरज, किनारे पर इलेक्ट्रॉन ग्रह की तरह, यह भी अपने जगह पे मूवमेंट करता रहता है, कंपन करता है। यानी वो भी घूम रहा है जैसे सूरज घूमता है। हम लोग सुने हैं ना कि सूरज भी घूमता है, पढ़ भी चुके हैं कि सन घूमता है किसके चारों तरफ? सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ। पृथ्वी के चारों तरफ नहीं, सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ। पृथ्वी घूमती है सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ नहीं। ये अलग कॉन्सेप्ट है, बाद में पढ़ेंगे ना, पढ़ाए थे अकबर साहब। यहाँ पे हम इतना देखेंगे कि जैसे सन का मूवमेंट है, पृथ्वी का मूवमेंट है, वैसे यहाँ मूवमेंट। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि सेंटर वाला पार्ट यानी कि जो द्रव्यमान है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा?
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के ऊपर। क्रमांक किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन के ऊपर, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? क्योंकि सब कुछ पढ़ लिए हम लोग, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़े, तो अब आते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पर। जैसे देखो, हमने ये बनाया, कोई मान लेते हैं एटम, ये उसका न्यूक्लियस था, ठीक है ना। यहाँ पढ़े थे हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था, और बाकी इलेक्ट्रॉन किनारे पर रहेगा, तो इसको ले लेते हैं इधर से। ये सब कौन है? इलेक्ट्रॉन है। हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होती है, तो उसका स्थान भी अलग अलग होगा। यानी ये ऐसे मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन अपनी अलग अलग ऊर्जा के कारण। तो आगे चल करके अभी जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्बिटल पढ़ते हैं, कक्षक ना। यानी कि जैसे पृथ्वी अपने ऑर्बिटल में चक्कर लगाती है, ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, पढ़े होंगे ना कि अपने कक्ष में चक्कर लगा रही है, अपनी कक्षा में। वैसे यहाँ होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो बैठे हुए हैं ये इसके चारों तरफ मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं, और इनकी सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है अलग अलग। जैसे आपबाऊ समझाए हैं, अभी आगे पढ़ेंगे आपबाऊ का नियम। आपबाऊ बताए हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा एनर्जी होगा। अगर याद हो तो हम लोग वर्गीकरण करते थे ऐसे, sp-d-f वाला, याद है? s2 ऐसे करते थे, 2s2, 1s2, 2p2। ये जो क्लासिफिकेशन करते थे ना, वो इसी आधार पर है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस कक्षक में है, इसके आधार पर। क्लियर है इतना? यानी कि हमको तीन बातें समझ में आई। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में होगा और इलेक्ट्रॉन किनारे पर हो। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग स्थायी होते हैं। है नहीं, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है, मगर फिर भी हम कह सकते हो कि स्थायी होते हैं। इनको यहाँ रहने के लिए एक ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है। किसकी? ऑर्बिटल की। अब एक चीज़ और पढ़ लो यहीं से कि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करें, मान लेते हैं कि ये दो एटम है, दो एटम है, ये दोनों बॉन्ड बनाते कैसे हैं? देखो, यहाँ से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इन दोनों का, सेंटर से क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों खींचेंगे, आकर्षण बल। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना, यही बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे मान लो, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तब जाके बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, एक इसका और एक उसका। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं पानी H2O बनाते हैं ना, ऐसे दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ बैठा होगा और एक यहाँ, यानी पूरे डायग्राम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 4। हाइड्रोजन के 2 और 2 ऑक्सीजन के। इसीलिए इन पर कोई चार्ज नहीं आता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाना चाहेगा और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहता है। तो इसका एक बॉन्ड बना है यहाँ और इसका 2 बॉन्ड बना है, तो ये बैलेंस होता है, इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं आता, न्यूट्रल। तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन से किसी एटम का क्या देख सकते हैं? चार्ज, कि उस पर कितना प्लस है या कितना माइनस। प्रोटॉन से उसका क्या देख सकते हैं? क्रमांक। क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर। क्या देख सकते हैं? कि कहाँ है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया उसको। और न्यूट्रॉन क्या बताता है? ऐसे तो अकेले कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। लेकिन ये अगर माइनस बताता है, ये प्लस बताता है, तो ये न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। ये भार को डिसाइड करने में मदद करता है। यानी ये दोनों मिलकर के एटॉमिक मास डिसाइड कर दिए, ये अकेले क्रमांक डिसाइड कर दिया, और ये तीनों मिलकर के पूरे एटम को बनाते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एटम का स्ट्रक्चर बताओ, तो क्या बताएंगे? एटम 3 लोगों से मिलकर बना है। लोगो मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों कहाँ होते हैं? स्थान क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन किनारे पे स्फेरिकली होगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होंगे। ठीक है, ये 3 बातें रहेंगे जो हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे चल के ना हमें इन्हें अलग अलग पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, अलग साइंटिस्ट आएंगे, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, किसने बताया। क्योंकि ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया है परमाणु की संरचना पढ़ने के लिए, तो किसी ने तो खोजा होगा। अभी पहले हम तुमको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज डायरेक्ट हमने पढ़ लिया। ये किसी ने पहले खोजा होगा, किसी ने केवल इलेक्ट्रॉन खोजा, किसी ने ये बताया कि बीच वाला जो भाग है ना वो बहुत ठोस है। ठोस मीन्स परमाणु की तुलना में थोड़ा सा कठोर है, तो उनको ये लगा कि अगर बीच का भाग थोड़ा भारी है तो इसका मतलब मास वही डिसाइड कर रहा है। यहाँ से लाइट ऐसे प्रवाहित की गई, टकरा के लौटा, तब जाकर के ये सब अनुमान लगाया गया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इसमें कई सारे सिद्धांत आएंगे, उनको आगे चल करके डिटेल में बढ़ेंगे।